नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न विद मन्नू पर। दोस्तों, आज हम अपनी एमपीटेट विशेष हिंदी सीरीज का दूसरा वीडियो लेकर आए हैं, जिसका टॉपिक है वर्ण विचार। आप सभी जानते हैं वर्ण विचार एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सीटेट हो, एमपीटेट हो, कोई भी एस्टेट हो या आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम भी देते हैं और अगर उसमें हिंदी भाषा के प्रश्न हैं तो उनमें से 2 या 3 प्रश्न हमें वर्ण विचार पर ही मिलते हैं। तो आज हम इस वीडियो पे चर्चा करेंगे वर्ण विचार पर। हम जानेंगे वर्ण और उनके भेद, साथ ही सॉल्व करेंगे उनसे जुड़े हुए कुछ एमसीक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ण विचार में हमें समझना है अक्षर, क्योंकि अधिकतर हम क्या करते हैं, अक्षर और वर्ण को एक ही मानते हैं। जो अक्षर है वो वर्ण है और जो वर्ण है वो अक्षर है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। अक्षर क्या होते हैं? मुख से निकली हुई विभिन्न ध्वनियाँ, जो भी हमारे मुख से जो ध्वनियाँ निकल रही है उनको हम कहते हैं अक्षर। जैसे मैं बोल रही हूँ तो वो जो भी बोल में जो एक एक अक्षर है वो कहलाएगा हमारा अक्षर। अक्षर 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, अ प्लस क्षर। इसका अर्थ क्या होता है? इसका कभी भी विनाश नहीं होता है, मतलब अक्षरों का विनाश कभी भी नहीं होता है। बोली जाने वाली जो भाषाएं होती है वो उनका कभी विनाश नहीं होता है। अगला है हमारा वर्ण। अब हम समझेंगे वर्ण क्या होता है। तो वर्ण क्या है? अक्षरों को लिखकर प्रकट करने के लिए प्रयुक्त विभिन्न चिन्हों को वर्ण कहते हैं। जैसे कि आप जो भी अक्षर बोल रहे हैं उनको लिखने के लिए आप किसी न किसी चिन्ह का प्रयोग करते हैं और वही हमारे क्या कहलाते हैं? वर्ण। जैसे कि मैंने बोला क, तो जब मैंने बोला वो क क्या है? एक अक्षर है, लेकिन जब मैं उसे इस प्रकार लिख देती हूँ क, तो ये हमारा क्या हो गया? वर्ण हो गया। और वर्ण जो होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अगला है हमारा वर्ण के प्रकार। तो वर्ण के प्रकार, सबसे पहले आप जानते हैं जो हिंदी वर्णमाला है उनमें इन वर्णों को एक समूह में समझाया जाता है। तो वर्णों के समूह को हम कहते हैं वर्णमाला। अब हिंदी में मूलतः होते हैं हमारे 46 वर्ण, लेकिन अगर हम इसे लेखन के अनुसार लें, मतलब लिखते हैं, तब हमारे हो जाते हैं 52 वर्ण। तो इसमें 2 तरह के प्रश्न बन सकते हैं। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या है तो हमारा आंसर होगा 46, और लेखन के अनुसार हिंदी में वर्णों की संख्या है तो वहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 52 वर्ण। अब इन 52 वर्णों को इस प्रकार विभाजित किया गया उनके उच्चारण स्थान के आधार पर। सबसे पहला होता है हमारा स्वर। इनकी संख्या होती है 11, अनुस्वार 1, विसर्ग 1, व्यंजन होते हैं हमारे 33, संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है 4 और उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं 2। अब हम इन सभी को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे स्वर। अब हमारे स्वर क्या होते हैं? तो जब आप सबसे पहले स्वर क्या होते हैं? क्या वो होते हैं जिनकी हम मात्रा लगाते हैं? तो वो गलत है, क्योंकि मात्रा हम लगाते हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ और अह की। तो और अह जो होते हैं वो स्वर नहीं होते। वास्तव में स्वर क्या है? इन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख विवर से अबाध गति से निकलती है। जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो जो मुख से जो हमारे हवा निकलती है वो बिना रोक टोक के बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें कहा जाता है स्वर। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। मूल स्वर होता है, पहला होता है हमारा मूल स्वर या ह्रस्व स्वर, छोटे स्वर एक तरह से। इनके उच्चारण में काफ़ी कम समय लगता है, बहुत ही कम समय में इनका उच्चारण हो जाता है। इनकी संख्या होती है 4, जैसे अ, ई, उ और री, ये चारों हमारे हैं मूल स्वर। आपसे पूछ सकते हैं मूल स्वर की संख्या कितनी होती है? 4। मूल स्वर कौन से? तो अ, ई, उ और री। अब हम देखेंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर यानी बड़े स्वर। दीर्घ स्वर को संधि स्वर भी कहा जाता है। अब इन्हें संधि स्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 2 स्वरों से मिलकर बनते हैं और इनके उच्चारण में भी ज़्यादा समय लगता है। तो जो हमारे हिंदी में दीर्घ स्वर है उनकी संख्या है 7, और ये कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। तो इस तरह देखिए हमारे 4 और 7 मिलाकर कुल होते हैं 11 स्वर। तीसरा है हमारा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर होता है, ये इसका लेखन में बहुत ही कम उपयोग किया जाता है, लेकिन जब भी कोई आप नाटकीय मंचन करते हैं तो वहाँ पर जो हम बोलते हैं तो वहाँ प्लुत स्वर होता है। इसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी काफ़ी अधिक समय लगता है। जैसे आप समझ सकते हैं राम, तो जब हम राम बोल रहे हैं तो उस आ को इतना खींच रहे हैं कि उसमें 2 से भी ज़्यादा स्वरों का
उच्चारण हो रहा है एक साथ में, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर। तो आपको स्वर समझ में आ गए होंगे। अब हम समझेंगे व्यंजन। व्यंजन जो होते हैं इनकी संख्या हिंदी में होती है 33। इन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। व्यंजन का उच्चारण हम बिना स्वरों की सहायता के नहीं कर सकते। इनके उच्चारण के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती। अब उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को भी 3 भेद में बांटा गया। पहला होता है हमारा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसके उच्चारण में, आपको पता है हम कोई भी उच्चारण करते हैं तो अपनी जीवा से ही करते हैं। तो जीवा का कोई न कोई भाग, मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करता है, चाहे वो मूर्धन्य हो, तालव्य हो। इन पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अब हमारा स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25, जो कि क से लेकर म तक है। जैसे कि क, ख, ग, घ, अण्य, च, छ, ऐसे करके म तक है। तो इनकी संख्या होती है 25 और इन सबको हम क्या कहेंगे, स्पर्श व्यंजन। दूसरा हमारा होता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ यानी क्या होता है, बीच का। तो ये जो व्यंजन होते हैं हमारे, ये स्वर और व्यंजन के बीच की अवस्था में होते हैं। इनमें जो मुख से इनका उच्चारण जब हम करेंगे तो हम जो वायु है वो मुंह के मध्य से निकलेगी, उसमें बिल्कुल कम रोक टोक होगी, न तो व्यंजनों के बराबर होगी और स्वर की तरह आसानी से भी नहीं निकलेगी। ये एक बीच की अवस्था, इसलिए इन्हें कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या होती है हिंदी में 4 और आप जानते हैं ये कौन से हैं, य, र, ल और व। आप इनका उच्चारण करके देखिए और आपको अंतस्थ व्यंजन में बिल्कुल ऐसा लगेगा जो वायु है आपके मुख फीवर के मध्य से निकली है। और हमारा तीसरा व्यंजन का प्रकार जो होता है वो होता है ऊष्म और संघर्षी। अब आप इसके नाम से ही जान सकते हैं, ऊष्म मतलब क्या होता है, गर्म। संघर्षी मतलब यहाँ से जब जाएगा तो कुछ संघर्ष करना पड़ता है। तो जब इनका उच्चारण करेंगे तो कुछ गर्माहट या ऐसा सुरसुराहट होगी कि जैसे हम बोल के देखेंगे, इन संघर्षी व्यंजनों का उच्चारण करेंगे श, श, स, ह, तो आप देखिए एक तरह की गर्माहट हो रही है हमारे जीवन पर। तो इन्हें कहते हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन और इनकी संख्या भी होती है 4। अगला है हमारा उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होता है दोस्तों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। इनमें क्या होता है, जब हम उच्चारण करते हैं तो जीवा की उल्टी हुई नोक जो होती है, हम जीवा को मोड़कर करते हैं, एकदम तालू से छूकर झटके से हट जाती है। इनकी संख्या होती है 2 और ये कौन सी है, ढ और ड। ड नहीं, ढ। जैसे अपन बोलते हैं पढ़ाई, पढ़ाई, तो ढ, जब आपने बोला ढाई तो वहाँ पर आप देखिए आपकी जीवा तालू को छूकर एकदम झटके से हटती है। तो ये है हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन। इनकी संख्या होती है 2। संयुक्त व्यंजन, अब संयुक्त व्यंजन भी आप नाम से समझ सकते हैं। संयुक्त व्यंजन यानी जो कि 2 व्यंजनों के मेल से बने हुए, उन्हें हम क्या कहेंगे, संयुक्त व्यंजन, जिनके उच्चारण में अन्य व्यंजन की सहायता लेनी पड़ती। मतलब व्यंजन तो है ये, लेकिन उनके उच्चारण में भी हमें किसी और व्यंजन की सहायता लेनी है, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, संयुक्त व्यंजन। इनकी संख्या होती है 4। अब आप इन संयुक्त व्यंजन को ध्यान से समझिएगा। पहला हमारा क्ष। क्ष जो होता है वो क और श के मेल से बनकर बनता है हमारा क्ष, अक्षर। त्र, त्र का जो होता है त और र से मिलकर हमारा बनता है त्र। ज्ञ, ज और ण से मिलकर बनता है ज्ञ। और श्र, स और र से जब आप इनका उच्चारण करते हो तो जिन व्यंजनों से ये मिलकर बने हैं, आप देखिएगा 1-2 बार इनका उच्चारण करके आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। और इनको आप हो सके तो अच्छे से समझिएगा, क्योंकि बहुत बार एग्ज़ाम में संयुक्त व्यंजन दिए जाते हैं और पूछा जाता है ये किन व्यंजनों के मेल से बने हैं। तो क्ष हमारा बनता है क और स से, त्र बनता है त और र से, ज्ञ बनता है ज और ण से, और श्र बनता है हमारा स और र से। तो आपको संयुक्त व्यंजन समझ में आ गए होंगे। अब हमारा विसर्ग और अनुस्वार देखिए। विसर्ग जो होता है वो हमारा होता है अह, या फिर ये 2 बिंदी कहलाती है हमारी विसर्ग, और अनुस्वार अम। इन दोनों को एक साथ बोला जाता है अयोगवाह। अगर आपसे पूछ ले अयोगवाह क्या होते हैं, तो अयोगवाह हमारे होते हैं विसर्ग और अनुस्वार। इनके साथ में एक और
जो चंद्र बिंदु वाले शब्द होते हैं वो भी अयोगवाह होते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ व्यंजन वर्णों से जुड़ी हुई जानकारी। तो चलिए आपको अब वीडियो समझ में आया होगा। तो अब हम इनसे जुड़े हुए कुछ प्रश्न सॉल्व करेंगे। आप सभी उन प्रश्नों को सॉल्व करने के कोशिश करना और हो सके तो आपके जितने भी मार्क्स सही हो वो सभी मार्क्स कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वे ध्वनियाँ जो स्वतंत्र, पहला प्रश्न हमारा, वे ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से बोली जा सकती है, मतलब ऐसी ध्वनियाँ जो बिना किसी की सहायता के उनका उच्चारण हो जाता है। तो ऑप्शन है हमारा व्यंजन, स्वर, शब्द या वर्ण। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा स्वर, ऑप्शन नंबर दूसरा। क्यों? क्योंकि हमने जब स्वर पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि इनका उच्चारण मुख विवर में अबाध गति से होता है और ये स्वतंत्र रूप से बोली जा सकती है। अब हमारा दूसरा प्रश्न देखते हैं। उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। उत्क्षिप्त वर्ण पढ़े थे हमने, वो उनकी संख्या कितनी थी? 2 ही थी। तो यह आंसर हम बहुत ही जल्दी ढूंढ सकते हैं। इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पढ़ाई। पढ़ाई क्यों? क्योंकि इसमें जो ड है हमारा वो है हमारा उत्क्षिप्त वर्ण। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा नंबर। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या होती है। व्यंजन की पूछा है यहाँ पे हमसे। तो 30, ऑप्शन नंबर 2 32, 52 या 33। तो इसका आंसर सभी के राइट जाना चाहिए। क्या होती है व्यंजन वर्णों की संख्या? 33। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। चौथा है हमारा अंतस्थ व्यंजन है। दोस्तों अंतस्थ व्यंजन यानी क्या होता है? जिसमें मुख विवर के मध्य से हवा निकलती है। जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो बिल्कुल मुख के मध्य से हवा निकलेगी, साथ ही ये स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी है। तो य, र, व या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आप जानते हैं अंतस्थ व्यंजन हमारे होते हैं य, र, ल और व। तो यहाँ दिए गए तीनों ऑप्शन सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा, विसर्ग और अनुस्वार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? व्यंजन, उत्क्षिप्त वर्ण, अयोगव्याह या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा अयोगवाह। विसर्ग और अनुस्वार को हम साथ में क्या बोलेंगे? अयोगवाह। छठा प्रश्न है हमारा, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है, मतलब हम जिन स्वरों का उच्चारण कर रहे हैं तो उनमें दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा का समय लग रहा है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? प्लुत स्वर, विसर्ग, ह्रस्व स्वर या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा प्लुत स्वर। आपने याद आया होगा जब हमने राम का उच्चारण किया था तो राम, तो आ की उच्चारण में हमें ज़्यादा समय लगा था, तो ये हमारा क्या कहलाता है? प्लुत स्वर। सातवां प्रश्न है हमारा, हिंदी में स्वरों के कितने भेद हैं? या हमें प्रश्न को सही से पढ़ना है। या हमसे स्वरों की संख्या नहीं पूछी, हमसे स्वरों के क्या पूछे हैं? भेद। बहुत बार हम प्रश्न नहीं पढ़ते हैं और संख्या समझ के टिक कर देते हैं 11 पर। तो हमें पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। तो ऑप्शन नंबर 1 11, दूसरा 3, 4 या 33। तो आप सभी जानते हैं स्वरों के कितने भेद होते हैं? 3। चाहे वो उच्चारण स्थान के आधार पर हो या किसी भी तरीके से आप स्वरों के भेद पूछे जाते हैं तो उसका आंसर 3 ही होगा। अब हमारा 8वां प्रश्न है, कौन स्वर नहीं है? मतलब जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से स्वर कौन सा वर्ण नहीं है? तो पहला ऑप्शन है अ, दूसरा ऑप्शन है ई, तीसरा ऑप्शन है व और चौथा ऑप्शन है ए। तो आप बता सकते हैं, ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि व ऐसा वर्ण है जो स्वर नहीं है। बाकी अ भी स्वर है, ई भी स्वर है और ए भी स्वर है। अगला प्रश्न है हमारा, श और र इनके मेल से कौन सा संयुक्त शब्द वर्ण बनता है? तो इसमें हमारा श्र बनता है, क्ष बनता है, श या स। तो हमारा इन दोनों के मेल से कौन सा संयुक्त वर्ण बनेगा? श्र। 12वां प्रश्न है, हिंदी में स्वरों की संख्या है। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। और वो कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ और औ।
दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।